मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ। अब तक आपने सुना कि शशांक अपने बाल सखा निरंजन से मिलने आया है। शशांक को एडवोकेट हमीदुर रहमान से काम है। काम पूरा नहीं होने के कारण शशांक वहीं रुक जाता है। शशांक के पिता असम में पूर्व मंत्री थे और अपने समय में उन्होंने काफी धन अर्जित किया था। शशांक अपने कोलकाता प्रवास के बारे में बताता है, जहां से उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। वहां वो एक मराठी परिवार के साथ रहता था। परिवार में छाया भी थी, जो उनकी अपनी बेटी नहीं थी। छाया बहुत सुंदर लड़की थी। शशांक और छाया एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन छाया के पिता की एक अजीब सी शर्त थी कि उसी व्यक्ति से वो छाया की शादी करेंगे जो घर जमाई बनने को भी तैयार हो। शशांक को ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी। बाद में छाया नौकरी के सिलसिले में अमेरिका चली जाती है और अकेलेपन से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। अपरा शादी के पहले से ही मृगांक को जानती थी और प्यार भी करती थी। शशांक बताता है कि वो अपरा को बचपन से जानता है और उसी की गिल्ली से अपरा की एक आंख खराब हुई थी। अपरा निरंजन से अपनी मुलाकात और शादी की बात भी बताती है। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। मगन लो पानी पियो। अपरा अपरा शांत हो जाओ, लो पानी पियो। अगर हम आगे की बात। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, फिर ऐसा क्या हुआ जो निरंजन के साथ तुम्हारे रिश्ते अचानक खराब हो गए?
शादी के बाद मैं ये अच्छी तरह से समझ गई थी कि निरंजन बिल्कुल सीधा आदमी है और उससे छल करना पाप होगा। तब भी कहीं अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में मैं उसे गंवा ना बैठूं, इसी स्वार्थपूर्ण भय से अपने जीवन की गुप्त बात को चाह कर भी मैंने उससे नहीं कहा। कौन सी बात? अपने अवैधपूर्ण मातृत्व की बात को। हाँ, 3 साल तक सब ठीक रहा। फिर जैसे जिस तरह आज हम दोनों बैठे बातें कर रहे हैं, उसी तरह एक रात मैं और निरंजन भी बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा, फिर? इसी बीच मेरे मुंह से गलती से उस अवैध मातृत्व की बात मुंह से निकल गई। और फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मेरी बातें सुनकर वो इतने मर्माहत हुए कि तब से उनके चेहरे पर से हंसी ही गायब हो गई है। वो सभी चीजों से उदास और बैरागी हो गए हैं। इसी बीच अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी ऑफिस में नौकरी पर लगा दिया। लेकिन अपराध, तुमने ये सारी बातें निरंजन से कही क्यों? ये बात तो मैं आज तक अच्छी तरह नहीं समझ पाई हूँ कि मैंने वो सब क्यों कहा। अब संभव है कि मैं अपने पाप को स्वीकार कर उनके पूरे विश्वास को पा लेने की कोशिश कर रही थी, या मेरे विवाह हो चुकने पर भी मैं मृगांक के प्रेम में ही थी, जिसके फलस्वरूप निरंजन को अपने जीवन की सच्चाई बताकर एक अद्भुत तृप्ति पाने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ कह नहीं सकती कि मेरे मन की स्थिति क्या रही होगी जो मैंने ऐसा कह दिया। वास्तव में तुम आज भी निरंजन को पूरे मन से प्यार नहीं कर पा रही हो। देखिए शशांक जी, मन पर यदि मैं पूर्ण अधिकार नहीं कर पाई तो मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, सच्चाई ये है कि उस स्वीकारोक्ति के बाद हमारे रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं। तो क्या निरंजन के राजनीतिक जीवन की नीरसता का कारण भी यही है, या कोई और बात है जिसने एक दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी और प्रगतिशील इंसान को इस तरह शिथिल बना दिया? हाँ, कह सकते हैं कि बातें आपस में जुड़ी हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब मैंने उन्हें अपने और मृगांक के रिश्ते के बारे में बताया, वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर यह भी सच है कि उसके बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। सब कुछ। ये तो नहीं था। पारिवारिक संबंधों पर तो असर पड़ा ही। उन्होंने बाहर के कामों में भी अपने आप को अलग कर लिया। कुछ विस्तार से बताओ अपरा। ठीक है, सुनिए। ये तो आप जानते ही हैं कि निरंजन शुरू से ही राजनीति में रहे हैं। हाँ, जानता हूँ। और जब उन्होंने पूरी तरह राजनीति में उतरने की ठानी तो उनके अपने ही उसूल, स्वाभिमान उनके जीवन में रुकावटें पैदा करते रहे। हाँ। उनका मन मेरे से उचट गया था। किसी तरीके से सलाह तो दूर की बात थी, हमारे बीच बातचीत भी बंद होती जा रही थी। ऐसे में मैंने ही उन्हें हिम्मत करके पूछा कि क्या मैं उनकी किसी तरह से सहायता कर सकती हूँ। सहायता से तुम्हारा मतलब राजनीति में? हाँ, मैंने मन ही मन निरंजन की सहायता करने की ठानी। और क्या अपरा? और मैं फिर मृगांक से मिली। फिर क्या हुआ? मृगांक से मेरे मिलने का उद्देश्य था कि किसी तरह अगर मृगांक अपने राजनीतिक संबंधों को भुना पाता, जो उसे मनमथ चौधरी के बेटे होने के कारण मिला था, क्योंकि वैसे तो राजनीति से उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तो क्या मृगांक ने मदद करने से इनकार कर दिया? नहीं,
ऐसी बात नहीं शशांक जी। मृगांक ने एक दो लोगों से बात भी की। फिर? उसने पूरी तैयारी की थी कि पहले निरंजन को एक बड़े राजनीतिक दल में शामिल कर लिया जाएगा और फिर उसे टिकट दे दिया जाएगा। कुछ बड़े नेताओं की भी इच्छा थी कि निरंजन पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि निरंजन की लोगों के बीच पहुंच थी। लोग उसे चाहते थे और उसका जीत पाना आसान हो जाता अगर किसी बड़े राजनीतिक दल का समर्थन मिल जाता तो। हाँ, लेकिन बात तो तुम्हारी सच है अपरा, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण निरंजन सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से उतर नहीं पाया? मैं मृगांक से मदद की बात निरंजन से खुलकर करना चाहती थी, लेकिन मौके ऐसे नहीं मिल पा रहे थे कि हम दोनों बात कर सके। निरंजन काफ़ी व्यस्त थे और कुछ उनका बेरुखापन, जिसके कारण बात अधर में लटकी हुई थी। लेकिन एक बार मौका निकालकर मैंने पहल की। अच्छा? हाँ। फिर जब बातों की शुरुआत हुई तब वो बिल्कुल शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से मृगांक का नाम सुना, वो आग बबूला हो गए। ये तुमने क्या किया अपरा? सब कुछ जानते हुए भी तुम... मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप सही कह रहे हैं शशांक जी, लेकिन हो सकता है कि यदि यही मदद लेने की बात किसी और से होती तो शायद... नहीं अपरा, नहीं। लगता है अभी तक तुमने निरंजन को ठीक से नहीं पहचाना है। वो शुरू से सब कुछ खुद से और सलीके से करने में विश्वास रखता है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या राजनीति। तुम्हें शायद पता नहीं होगा अपरा, जब हम छोटे थे ना, तब उसके पिता स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे और नौकरी भी छोड़ दी थी। बड़ी आर्थिक तंगी हो गई थी तब, लेकिन उसका आत्मसम्मान कि मेरे पिता ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पता नहीं फिर उसके पिता ने ही रुपयों का कुछ इंतजाम किया और उसने पढ़ाई आगे शुरू की। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। मैंने कभी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की और ना ही मुझे उनकी काबिलियत पर शक था। मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। और मुझे एहसास नहीं था कि मेरे बोलने से वो उस समय इतना भड़क जाएंगे। मैं तो बस निरंजन को चुनाव में जिताना चाहती थी, पर मैं ये भूल गई थी कि जिस शख्स से मैं मदद लेने की बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि... अपरा चुप हो जाओ। अपरा देखो, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों किस दौर से गुजरे होंगे, क्या बीती होगी तुम पर और निरंजन पर निरंजन तो काफी समय से जुड़ा था राजनीति से। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उसके बाद? निरंजन के पास 2 प्रमुख दल के प्रमुख नेता आए, लेकिन उसने सबको इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि ये सारे लोग मृगांक के कहने पर उससे मिलने आ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि सभी निरंजन की काबिलियत को पहचानते थे। निरंजन। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था शशांक जी? निरंजन ने एक निर्दलीय उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ा और हार गए। वैसी हालत में तो जीतना संभव भी नहीं था। लेकिन अब तो निरंजन एक बड़ी पार्टी के लिए काम करता है ना? हाँ, वक्त से समझौता करना ही पड़ता है शशांक जी, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या निरंजन केवल एक बार चुनाव लड़ा? हाँ। पर ऐसा क्यों? वो तो एक जुझारू व्यक्ति है और इतनी जल्दी हार मानना उसके व्यक्तित्व में नहीं है। एक बार हार जाने के बाद वो टूट से गए थे। बाद में वो पार्टी के नीति निर्धारण में लग गए और जनता के बीच से हट गए। और आप तो जानते ही हैं
कि राजनीति में एक बार जनता से संपर्क टूटा तो फिर टूट ही जाता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, फिर निरंजन में उतना जोश भी नहीं दिखाई देता था कि वो फिर से जनता के बीच जाएं और अपनी पैठ बनाएं। अब लगता है निरंजन काफी बदल गया है। मृगांक के नाम पर अब उतना उत्तेजित नहीं होता। नहीं तो चौधरी बारी बागीचा जाने की इजाजत नहीं देता वो। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब वो उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते। एक बात बताऊं अपरा? खैर छोड़ो। अरे नहीं, बोलिए ना, कहिए ना। अपरा समझ नहीं आता कैसे कहूं। बताइए ना, क्या बात है? अपरा तुम्हारी इस पूरी बदकिस्मती के लिए शायद मैं ही दोषी हूं। क्या? आप? हाँ अपरा, ये कहानी में दुख और लाज भरी है। तेजपुर में निरंजन मेरा अंतरंग मित्र था। उस समय मैं गुवाहाटी में अपने घर को छोड़कर मामा के घर में रहकर पढ़ता था। मैंने उसी समय निरंजन से अपने संकल्प की बात कही थी। संकल्प? किस संकल्प की बात? अपरा, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम्हारी एक आंख खराब हो जाने का कारण मैं ही हूं, तब मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि यदि तुमसे विवाह के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। हाँ अपरा, ये बात अलग है कि उस समय विवाह की मेरी धारणा स्पष्ट नहीं थी और अपनी प्रतिज्ञा का जिक्र मैंने निरंजन से भी किया था। अपरा, एक समय था जब मैंने किशोर अवस्था की प्रतिज्ञा को बिल्कुल भुला दिया था, पर निरंजन को मेरी प्रतिज्ञा हमेशा याद रही। फिर मैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चला गया, जहां मेरी मुलाकात छाया से हुई। छाया से प्रेम के बारे में मैंने सारी बातें तुम्हें बताई दी हैं। अब ऐसे में मुझे बचपन की प्रतिज्ञा कहाँ याद थी। बस उसी दरमियान मुझे निरंजन का पत्र मिला। उसने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे विवाह करूं या नहीं। क्या? हाँ, और यदि मैं ना करूं तो उसके विवाह करने पर क्या मुझे तकलीफ होगी? ये सब बातें तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई। हाँ अपरा, मुझे मालूम है कि तुम ये सब नहीं जानती। सिर्फ निरंजन और मैं जानते हैं। हे भगवान! मैंने निरंजन को भरोसा दिलाया कि मेरी सबसे बड़ी कामना यही है कि वो तुमसे विवाह कर ले। अपरा, निरंजन तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमसे विवाह उसने मेरी सलाह पर ही किया। ये निरंजन कितना विचित्र आदमी है। उसने मेरे सामने आपका नाम एक दिन भी नहीं लिया। जानता हूं। और ना ही उसने अपने मन के दुख और अशांति को कभी प्रकट किया। हम लोगों का क्या से क्या हो गया। शांत, अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है अपरा। हाँ अपरा, तुम नाटक में अभिनय करती रही हो। हमारे जीवन में शेक्सपियर की वो पुरानी बात ही चरितार्थ हुई है। संसार रूपी रंगमंच पर हम सब अभिनेता अभिनेत्री हैं। वैसे अपरा, हमारे जीवन का नाटक एक उबाऊ मेलोड्रामा है। मंच पर जो असफल और गतिहीन है, जीवन में वो ही सफल और गतिमान है। इतने दिनों बाद अब ये बातें आप क्यों कह रहे हैं? अपरा, ये क्षतिपूर्ति की अकारण चेष्टा नहीं है, तो बल्कि प्रायश्चित की कोशिश है। कोशिश, और वो भी मेरी अपनी शांति के लिए। शशांक जी। अच्छा अपरा,
मुझे एक बात और बताओ। अब छिपाने के लिए बचा ही क्या है? मृगांक के साथ तुम्हारा वर्तमान संबंध कैसा है? आपको क्या लगता है? अपरा, मैं कुछ भी अनिश्चित पर नहीं छोड़ना चाहता। जो भी है खुलकर बताओ। अभी तक तो आपसे कुछ छुपाया नहीं। मृगांक ही मेरे जीवन का पहला पुरुष है और मैं अब भी उससे प्रेम करती हूँ। हो, और यदि मैं बागीचा लेकर मृगांक को यहाँ से चले जाने के लिए बाध्य करूं तो? मृगांक के साथ मेरे अतीत और वर्तमान संबंध की सारी बातें मैंने आपके जानने के लिए ही कही है। निरंजन की तुम्हें कोई चिंता नहीं? अरे कैसे नहीं है? चिंता नहीं होती तो मैं उन्हें छोड़कर मृगांक के साथ खुल्लम खुल्ला रहने लगी होती। मैंने उनके अहम को बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने भूल ही नहीं कि जानबूझकर पाप किया है। मैं और मृगांक दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि यदि मैंने निरंजन को छोड़ दिया तो उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कितना अफसोस है कि जीवन की तीनों प्रतिज्ञाओं की मैं रक्षा नहीं कर पाया। शशांक जी, अपरा, मैंने एक बात अभी तक तुमसे नहीं कही। वो बात तुमसे कोई और नहीं कहेगा, कह भी नहीं सकता है। संसार में दो आदमियों के अलावा और कोई वो बात जानता भी नहीं है। क्या? अब कौन सी ऐसी बात है जो बची रह गई है? अभी बताता हूँ अपरा, दिल जरा बैठा जा रहा है। अब चाय लाऊं आपके लिए? वैसे तो बातों का सिलसिला टूट जाएगा, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत लग रही है। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। इंसान की सभी इच्छाएं पूरी कहाँ होती हैं? कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती है। आज अपरा, निरंजन और मैं जिंदगी के जिस दोराहे पर खड़े हैं, वहां से अपनी अपनी मंजिल पाना कितना मुश्किल हो गया है। ये लीजिए चाय। अब कुछ ठीक लग रहा है शशांक जी? हाँ अपरा। अच्छा, आप कुछ बताने जा रहे थे? हाँ, मैं घर छोड़कर पिताजी के पास चला गया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पिताजी की कमाई नहीं छूंगा। मगर ऐसी प्रतिज्ञा लेने का कोई विशेष कारण? तुम सहन नहीं कर सकोगी अपरा। शशांक जी, अब मैं काफी कठोर हो चुकी हूँ। ठीक है, तो सुनो। मैंने बताया था ना, जब तुम्हारी आंख खराब हुई तो मेरे पिताजी ने तुम्हारे इलाज के लिए कोई मदद नहीं की थी। हाँ। जिस बात का मुझे बहुत दुख भी था। हाँ। बाद में पिताजी ने तुम लोगों को सांत्वना और सहायता देना शायद अपना कर्तव्य समझा। वो तुम्हारी माँ के हाथ में रुपए पैसे देने लगे। तुम्हारी माँ से कहा गया कि वो रुपए पैसे के लिए हमारे घर बीच बीच में आ जाया करे। मुझे लगा पिताजी बदल गए हैं, उन्हें वाकई तुमसे हमदर्दी है, लेकिन आपको उनके नेक कामों पर भी शक हुआ? कारण? हाँ, बताता हूं। पिताजी तुम्हारी माँ के हाथ में रुपए पैसे देने लगे और तुम्हारी माँ बीच बीच में आकर रुपए पैसे ले जाया करती थी। फिर?
एक बार पिताजी ने सभी लोगों को शिलोंग भेज दिया और घर में रह गया मैं और कुछ नौकर चाकर। उसी बीच एक बार मैंने ख्याल किया कि पिताजी के कमरे में कोई स्त्री आई है। स्त्री? हाँ, बाद में जब वो स्त्री निकली तो वो तुम्हारी माँ थी अपरा। क्या? वो तुम्हारी माँ थी अपरा। माँ? 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 हाँ, तुम्हारी माँ। हाँ, अपराध तुम्हारी माँ। मेरी और मृगांक की माँ के रहते हुए उन्होंने तुम्हारी माँ से भी अवैध संबंध बनाए अपरा। माँ? अपरा, अपरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ, मेरी माँ। शांत हो जाओ अपरा। अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की 12वीं कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर, संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, कुमकुम जैन और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद